Swayam Prabha. Digital India. Educated India. वेल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ लॉ BHU। ये भारतीय न्याय संहिता लॉ ऑफ क्राइम के अंतर्गत ये मेरा 11th लेक्चर है। उसका टाइटल है संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत संपत्ति के बचाव में किसी भी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संपत्ति की बचाव में या अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति के बचाव में वह हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। किन परिस्थितियों में उसके द्वारा किया गया संपत्ति को बचाने में किया गया कार्य क्षम्य है, इसके अंतर्गत इस व्याख्यान के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है और अपनी संपत्ति की रक्षा ही नहीं बल्कि दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार भी प्रदान करता है। और अपनी संपत्ति या दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने के दौरान यदि इतना बल प्रयोग किया जाए कि हमलावर की मृत्यु भी हो जाए तो ऐसे कार्य को क्षम्य घोषित किया गया है। किन धाराओं के अंतर्गत, किन प्रकार के अपराधों में, किस प्रकार के हमले में, इसका व्याख्यान विस्तृत व्याख्यान इस लेक्चर के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार स्क्रीन पर आप देखें। इसको 3 भागों में मैंने डिवाइड किया है। पहला लिखा है कि कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की भी या अन्य व्यक्ति की संपत्ति के बचाव का अधिकार होगा, ये धारा 35 में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि सेक्शन 37 लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ये धारा 37 में दिया है जो भारतीय न्याय संहिता की है। तीसरे मैंने कैटेगरी में इसको लिखा है समानुपाती बल का प्रयोग होगा। दूसरा है जहां लोक प्राधिकारी की सहायता ली जा सकती है वहां बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अब इसको विस्तार से देखें कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 यह प्रावधानित करती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट डिफेंस में किया जाए। ये बात धारा 34 में लिखा हुआ सामान्य नियम, बेसिक नियम है कि कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुसरण में किया जाए। अब सेक्शन 35 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार होगा, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार भी होगा। तो इन 2 धाराओं के अंतर्गत बेसिक नियम, सामान्य नियम दिया गया, सेक्शन 34 और 35। ये बेसिक रूल है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 35 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अपनी स्वयं की संपत्ति की रक्षा कर सके या अन्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा कर सके। अब इस संपत्ति की रक्षा का अधिकार धारा 37 में वर्णित प्रावधानित शर्तों के अधीन है। सेक्शन 37 में जो शर्त अधिरोपित की गई है वह यह है कि लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अभी ठीक इसके पहले मैंने शरीर, इसके पहले का जो मेरा व्याख्यान था वो शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में था। अब ये संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से संबंधित नियम क्या है उस पर मैं जो बता रहा हूँ। तो कुछ प्रावधान दोनों में कॉमन है, कुछ इस भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधान दोनों में कॉमन है। इस संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकेगी और यह संपत्ति का अधिकार धारा 37 में 3 निर्बंधनों के अधीन है, जैसा कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मैंने बताया था। पहला है लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध तब तक नहीं होगा जब तक कि लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से
ऐसा प्रतीत न होता हो कि लोक प्राधिकारी मृत्यु कारित कर देगा या लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम घोर उपहति होगा। इन दो परिस्थितियों में लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा जो एक व्यक्ति किसी सामान्य नागरिक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा कर सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। धारा 37 का जो दूसरा निर्बंधन है, दूसरी कंडीशन है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के दौरान उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा जितना बल उस हमले को रोकने के लिए पर्याप्त होगा। अन्यथा यदि बल एक्सीड करेगा, हमलावर के द्वारा किए गए हमले से अगर रक्षाकर्ता का जो डिफेंडर है उसका बल अगर एक्सीड करता है, ज़्यादा होता है और मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित रूप से वह कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा और वह आपराधिक मानववध माना जाएगा। तीसरी बात है, धारा 37 के अंतर्गत जो तीसरी कंडीशन है, वह तीसरी कंडीशन ये है कि जहां लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध हो सकती है वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अर्थात लोक प्राधिकारी यदि उपस्थित है तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जब लोक प्राधिकारी स्वयं सहायता के लिए आगे आके कार्य कर रहा है तो लोक प्राधिकारी का उपस्थित होना किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित कर देगा, बशर्ते कि लोक प्राधिकारी का सक्रिय समर्थन मिल रहा हो। यदि लोक प्राधिकारी का संपत्ति के बचाव में कोई सक्रिय योगदान नहीं दिया जा रहा है और संपत्ति में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं हमलावर, और संपत्ति ऐसा प्रतीत होता है कि यदि हमलावर पर हमले को विफल करने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाएगा तो हमलावर आग लगा देंगे और अग्नि से मकान जलकर राख हो जाएगा। लोक प्राधिकारी वहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई सक्रिय सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो लोक प्राधिकारी का उपस्थित होना उस व्यक्ति को, गृह स्वामी को, अपनी संपत्ति जलने से अपनी संपत्ति को बचाने के अधिकार से वंचित नहीं करती। जब लोक प्राधिकारी सक्रिय समर्थन नहीं प्रदान करता, सहायता प्रदान नहीं करता, तो गृह स्वामी को अधिकार होगा कि वह उस संपत्ति को आग से बचा ले, आग से जलने से बचाने के लिए उतना बल प्रयोग करे जितना कि आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संपत्ति के बचाव में लोक प्राधिकारी के उपस्थिति में भी कोई भी संपत्ति स्वामी अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है जब उसे प्रतीत होता है कि लोक प्राधिकारी निष्क्रिय है, कोई उसको मदद नहीं कर रहा है और लोक प्राधिकारी का उपस्थित होना उसके लिए महत्वहीन है। तो ऐसी स्थिति में कानून ये कहता है कि लोक प्राधिकारी की उपस्थिति में भी कोई व्यक्ति अपने संपत्ति के अधिकार का प्रयोग कर सकता है और हमलावर की अगर मृत्यु भी कारित कर दी जाए तो वह क्षम्य होगी, जायज होगा। तो 3 ऐसे कंडीशन हैं जिन शर्तों के अधीन कोई भी व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में संपत्ति को बचाने का प्रयास कर सकता है, अपनी शरीर को बचाने का प्रयास कर सकता है। अब ये बात हो गई, धारा मैंने 34 बताया, धारा 35 बताया, धारा 37 बताया कि धारा 37 के अंतर्गत जो 2-3 कंडीशन दी गई हैं। अब इसके अतिरिक्त संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में महत्वपूर्ण जो निर्णय है उसको देखने का प्रयास करें कि ये किस रूप में इसको, कोई भी केस संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के निवारण के लिए 3 बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। एक तो यह है कि यह प्रिवेंटिव राइट है, प्यूनिटिव राइट नहीं है, अर्थात इस अधिकार को ढाल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, न कि तलवार के रूप में। अर्थात आक्रामक कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकार के बचाव में आक्रमण नहीं पहले कर सकता है, अर्थात यह ढाल के रूप में, यह निर्दोष व्यक्तियों को अपनी संपत्ति जान माल की सुरक्षा के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जितने भी प्रावधान हैं यह डिफेंडर को अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, वह पहले अगर आक्रामक हो गया, पहले अगर अग्रेसर हो गया तो इस लाभ से वंचित हो जाएगा। एक प्रकार से निवारात्मक कार्य है, न कि दंडात्मक रूप से अधिकार दिया गया है कि किसी भी रूप में इस अधिकार के प्रयोग में किसी अपराधी को कभी भी
इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जाए। रीजनेबल अप्रीहेंशन का होना, युक्तियुक्त आशंका का होना कि हमला होना है, लूट होने की युक्तियुक्त आशंका हो। या तीसरा है अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहना, ये धारा 43 में दिया गया है कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा, कब तक बना रहेगा, इस बात को धारा 43 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अब देखते हैं कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा। इसे धारा 41 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अब इसको स्क्रीन पर देखें तो धारा 41 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा, ये सेक्शन 41 में बताया गया है। 4 परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में संपत्ति के बचावकर्ता अपनी संपत्ति के बचाने में हमलावर लुटेरे को जब संपत्ति की लूट करने का प्रयास किया जा रहा हो, या रात्र में गृहभेदन का प्रयास किया जा रहा हो, या घर में आग के द्वारा आगजनी की जा रही हो, विस्फोट करने का प्रयास किया जा रहा हो, चोरी, रिष्ट या गृह अतिचार, मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जिससे आशंका हो कि मृत्यु या घोर उपहति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को बचाए रखने के लिए कोई भी संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति का या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बचाने के लिए हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। संपत्ति के बचाव का अधिकार मृत्यु कारित करने तक हो सकेगा। ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन को देखते हैं, लूट या लूट के प्रयत्न होने पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, छात्रों को ज्ञात है कि लूट का अपराध जो है चोरी और उद्दापन का बढ़ा हुआ रूप, विभत्स रूप है लूट। जब चोरी के अपराध में अभियुक्त अपराधी की तत्काल उपस्थिति हो और मृत्यु की, चोरी के अपराध में अगर मृत्यु या घोर क्षति का तत्काल भय हो, तो मृत्यु या घोर क्षति का तत्काल भय उसी चोरी के अपराध को या उद्दापन के अपराध को लूट में कन्वर्ट कर देता है। इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो चोरी प्लस इमीडिएट तत्काल मृत्यु या घोर क्षति का भय इज इक्वल टू लूट मानते हैं। वैसे ही उद्दापन, एक्सटॉर्शन प्लस तत्काल मृत्यु या तत्काल घोर उपहति का भय, हम इसको बराबर लूट मान सकते हैं। यदि उद्दापन के अपराध में अपराधी साक्षात पीड़ित के साक्षात उपस्थित, साक्षात समक्ष हो और वह मृत्यु के भय में डालकर या घोर क्षति के भय में डालकर कोई मूल्यवान वस्तु, कोई चल संपत्ति, कोई रुपया पैसा लेने का प्रयास करता है, तो उसी कार्य को लूट की संज्ञा दी जाती है। तो लूट के अपराध होने पर या लूट के प्रयत्न होने पर संपत्ति स्वामी लुटेरे के विरुद्ध इतना बल प्रयोग कर सकता है कि यदि उस बल प्रयोग से लुटेरे की जान भी चली जाए तो वह अपराध क्षम्य माना जाएगा। ये धारा 41 में दिया गया है। अब प्रश्न है कि लूट के अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक ये बना रहेगा। तो ये बात धारा 43 में लिखी हुई है कि लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण लूट का अपराध घटित होता है, और ये तब तक बना रहता है जब तक जो रॉबरी करने वाला व्यक्ति है, लुटेरा है, वह गृह स्वामी के संपत्ति पर अवैध रूप से बना हुआ है। तो लुटेरे के विरुद्ध, लूट के अपराध के विरुद्ध संपत्ति के बचाव का जो अधिकार है उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा जैसे लूट प्रारंभ होती है, तब तक बना रहेगा जब तक कि उस संपत्ति से लुटेरे को बाहर न कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पर यदि इसे समझें तो जैसे बैंक कैशियर है, बैंक में लूट करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक कैशियर को लूटने का अगर प्रयत्न किया जा रहा है तो जैसे ही लुटेरे बैंक में प्रवेश करते हैं, शटर को गिराते हैं, दो लुटेरे अगर बैंक के बाहर गार्ड के रूप में
पहरा दे रहे हैं, एक व्यक्ति कैश लूटने का प्रयास कर रहा है, उसी क्षण बैंक में स्थित बैंक का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति यदि उस कैशियर से कैश लूटने के दौरान यदि लुटेरे की मृत्यु कारित कर दे तो वह कार्य क्षम्य है। ये बात धारा 41 के अंतर्गत बताई गई है। एक बात। दूसरी बात, यदि लुटेरे के द्वारा कैशियर से धनराशि को लूट करके भागने का प्रयास किया जा रहा है, लुटेरा उस कैश को लेकर के जब वापस जा रहा है, उस दौरान भी यदि बैंक में स्थित बैंक का कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति या स्वयं कैशियर यदि उसका पीछा करके यदि लुटेरे से अपना ही कैश वापस लेने का प्रयत्न करता है, उस दौरान बल प्रयोग करने से लुटेरे की मृत्यु हो जाए, तो भी यह कार्य संपत्ति के बचाव में लुटेरे की मृत्यु कारित करने के नाम पर क्षम्य होगी। कहने का तात्पर्य है कि लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जैसे ही वह अपराध घटित होता है, और यह तब तक बना रहता है जब तक लुटेरे उस घटनास्थल से बहुत दूर न हो जाएं, पहुंच से बाहर न हो जाएं, तब तक यह अधिकार बना रहता है। तो इस संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहने को भी मैंने आपको बताया कि धारा 41 में दिया गया है, और धारा 43 और 44 में इसको और विस्तार से बात की गई है। दूसरा, धारा 41 के अंतर्गत जो दूसरी कंडीशन दी गई है कि रात्रि गृहभेदन में यदि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व किसी व्यक्ति के द्वारा किसी घर में ऐसे स्थान पर प्रवेश करके, घर में ऐसे स्थान से भाग से प्रवेश किया जाता है जो मानव प्रवेश के लिए सामान्यतः प्रयोग में न लाए जाते हों, ऐसा कार्य रात्रि गृह भेदन की कैटेगरी में, श्रेणी में आएगा। रात्रि गृह भेदन इसलिए है जहां पर गृह को भेद करके सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के घर में प्रवेश करता है, वह गृह भेदन करता है। चूंकि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व यह काम करता है, इसे रात्रि गृह भेदन की संज्ञा दी जाती है। तो रात्रि गृह भेदन की स्थिति में भी गृह भेदक को गृह स्वामी मान सकता है। इतना बल प्रयोग कर दे कि अगर गृह भेदक गृह स्वामी के घर में गृह को छेद कर अगर घर में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहा है, गृह स्वामी यदि गृह भेदक के ऊपर हमला कर उसकी मृत्यु कारित कर दे, तो उसके कार्य को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत क्षम्य माना गया है। तीसरा कंडीशन जो धारा 41 का है वह है अग्नि द्वारा रिष्टि या विस्फोट की स्थिति में संपत्ति के प्रतिरक्षा के दौरान, संपत्ति को बचाने के दौरान जहां पर ऐसा प्रतीत होता है गृह स्वामी को कि उसके घर में विस्फोट किया जा सकता है, बम से उड़ाया जा सकता है या उसके घर में आग लगाई जा सकती है, वहां पे प्रत्येक गृह स्वामी को यह अधिकार है कि वह घर में आग लगाने वाले व्यक्ति को इतना बल प्रयोग करे, अगर उस बल प्रयोग से उसकी मृत्यु भी हो जाए तो यह कार्य क्षम्य है और मानो कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। यह तीसरा कंडीशन है। रिष्टि का तात्पर्य यहाँ पे कि नुकसान से है। रिष्टि भी एक प्रकार से मिसचीफ जिसको बोलते हैं, यह भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 में भी रिष्टि को अपराध के रूप में प्रावधानित किया गया था। रिष्टि का तात्पर्य कि किसी भी वस्तु के मूल्य में ह्रास करना, मूल्य में कमी करना, यह एक प्रकार का अपराध है जिसे हम रिष्टि की संज्ञा देते हैं। और यदि अग्नि के द्वारा जो है संपत्ति जलाई जाए, संपत्ति के मूल्य में ह्रास किया जाए, अग्नि द्वारा रिष्टि की जाए या विस्फोट किया जाए, तो यह भी अधिकार प्रदान करता है गृह स्वामी को कि अपनी संपत्ति को बचाव में इतना बल प्रयोग करे, अगर उस बल प्रयोग में मृत्यु भी हो जाए तो अग्नि लगाने वाले व्यक्ति को या रिष्टिकर्ता, अग्नि के द्वारा रिष्टिकर्ता को की मृत्यु कारित करना क्षम्य है। अब चौथा यह है कि चोरी, रिष्ट या गृह अत्याचार जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो। चौथा कंडीशन दिया गया कि जब चोरी
या गृह अतिचार या रिष्टि, 3 ऐसे हैं जो इस प्रकार से किया जाए कि उसमें मृत्यु हो जाए चोरी के दौरान या रिष्टि के दौरान या गृह अतिचार के दौरान मृत्यु होने की आशंका हो, घोर उपहत्या होने की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में हमलावर की, चोर की, रिष्टिकर्ता की, अतिचारी की, गृह अतिचारी की मृत्यु कारित की जा सकती है। अब धारा 41 के अंतर्गत 3 चीजें बताई गई हैं। धारा 41 का जो चौथा कंडीशन है, चौथी शर्त है, उसके अंतर्गत 3 प्रकार के अपराध हैं: चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास। चोरी के अपराध में, चोरी का अपराध जैसा कि सभी छात्र जानते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चल संपत्ति उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानीपूर्ण आशय से हटाता है अथवा ले जाता है, चोरी का अपराध करता है। तो चोरी के अपराध के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है: चल संपत्ति, चल संपत्ति के बाद बिना सहमति का लिया गया हो चल संपत्ति, तीसरा है कब्जे से संपत्ति ली गई हो, चौथा है बेईमानीपूर्ण आशय से संपत्ति लिया गया हो, और 5वां है संपत्ति को हटाया गया हो अथवा ले जाया गया हो। जैसे ये 5 तत्व स्थापित होते हैं वैसे चोरी का अपराध घटित होता है। यहाँ पर अभी चोरी को केवल इतना ही समझें। अब चोरी, सामान्य चोरी के दौरान चोर को मारने का अधिकार, जान से मारने का अधिकार कानून नहीं देता। धारा 41 के अंतर्गत चोरी के अपराध में चोर की मृत्यु तब कारित की जा सकती है जब चोर के द्वारा किए गए चोरी के दौरान वह गृहस्वामी को मृत्यु कारित कर दे या घोर क्षति कारित कर दे। इस बात की यदि आशंका है तो चोर की मृत्यु कारित किया जाना जायज है। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति ख के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है, ख के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है, क चोर है, ख के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है, क अपने सर को जैसे ख के घर में घर को तोड़कर वह अपना सर उसमें से डाल करके अंदर घुसने का प्रयास करता है, गृहस्वामी चोर के सर पर इतना प्रहार करता है कि चोर की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर चोर यद्यपि अवैध कार्य कर रहा है, गृहस्वामी के घर में चोरी का प्रयत्न कर रहा है, परंतु गृहस्वामी को कानून इतना अधिकार नहीं देती कि वह चोर के ऊपर इतना बल प्रयोग करे कि जिससे चोर की मृत्यु हो जाए। अतः ऐसी स्थिति में गृहस्वामी चोर की मृत्यु कारित करने के लिए आपराधिक मानववध का दोषी होगा, क्योंकि विधि द्वारा प्रदत्त बल, विधि द्वारा जो उसको प्रदत्त बल है, फोर्स है, उसको एक्सीड कर गया, उससे अधिक बल प्रयोग कर दिया। इसलिए चोर की मृत्यु होने पर गृहस्वामी आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। दूसरा है रिष्टि का अपराध। तो सामान्य रिष्टि की स्थिति में, रिष्टि से जैसा हमने बताया कि किसी भी वस्तु के मूल्य में ह्रास करना, कम करना, यह रिष्टि का अपराध माना जाता है। तो सामान्य रिष्टि में रिष्टिकर्ता को जान से मारने का अधिकार कानून नहीं देता। उदाहरण के तौर पर जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम बेचने वाला जो वेंडर है, उस वेंडर के बॉक्स में, आइसक्रीम के बॉक्स में अगर कोई व्यक्ति 10 लीटर या 20 लीटर बाल्टी से पानी डाल दे तो जो उसका जो आइसक्रीम है वह मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और उसके उस वेंडर का जो विक्रेता है उसे उसमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो यह एक प्रकार से जो कार्य है यह रिष्टि का अपराध माना जाता है। लेकिन इस दौरान, ऐसी रिष्टि के दौरान अगर मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में रिष्टिकर्ता की मृत्यु कारित की जा सकती है, और धारा 41 के अंतर्गत ऐसी मृत्यु या घोर क्षति न्यायोचित है। तीसरा है गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास। पहले तो गृह अतिचार समझें, और धारा 41 के अंतर्गत बताया गया है कि गृह अतिचार ऐसी परिस्थिति में किया गया हो कि ऐसा प्रतीत होता हो कि गृह अतिचार में अगर गृहस्वामी गृह अतिचारी को नहीं हटाएगा तो गृह अतिचारी गृहस्वामी को की मृत्यु कारित कर देगा या घर मालिक को, गृहस्वामी को घोर क्षति कारित कर देगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर गृह अतिचार की दशा में जिसने अतिचार किया है, गृह अतिचारी की मृत्यु कारित
की जा सकेगी। मैंने आपको बताया कि हाउस ट्रेसपास जो गृह अतिचार का अपराध है, गृह अतिचार की जो परिभाषा है, साधारण परिभाषा यह है कि जहां एक व्यक्ति किसी दूसरे के घर में गृह स्वामी की अनुमति के बिना प्रवेश करता है, गृह अतिचार का अपराध करता है। किसी भी गृह स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन में प्रवेश करना, यह अपराध है, गृह अतिचार अपराध है, जिसे हम गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास की संज्ञा देते हैं। यद्यप गृह अतिचार के अपराध में गृह स्वामी को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता, परंतु उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, गृह स्वामी को अपना उसका विधिक अधिकार है कि वह अपने भूमि पर अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार का वो सदुपयोग करे, और उसके गृह स्वामी के सहमति के बिना उसके घर में प्रवेश करना, इच्छा के विरुद्ध प्रवेश करना, यह एक प्रकार से अतिचार है, ट्रेसपास है। और गृह अतिचार चूंकि हुआ है तो गृह अतिचार की स्थिति में गृह स्वामी को अधिकार है कि उस गृह अतिचारी को, हाउस ट्रेसपासर को अपने घर से बेदखल करने के लिए, अपने घर की सीमा से बाहर करने के लिए उतना बल प्रयोग कर सकता है जितना बल प्रयोग गृह अतिचारी को घर से बाहर रखने के लिए आवश्यक है। परंतु गृह अतिचार केवल और केवल गृह अतिचार है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश कर गया है तो गृह स्वामी को कानून यह अधिकार नहीं देता कि वह घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अतिचारी मानते हुए उसे गोली मार दे। इतना बल प्रयोग करने का अधिकार कानून नहीं देता। जब तक कि, अब इसमें भी एक अपवाद है, जब तक कि गृह अतिचार करने वाला व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से गृह स्वामी को ऐसा प्रतीत होता हो कि गृह अतिचारी गृह स्वामी को ही जान से मार देगा, मृत्यु कारित कर देगा या घोर क्षति कारित कर देगा, ऐसी स्थिति में गृह स्वामी गृह अतिचारी को मार सकता है, उसकी जान ले सकता है और क्षम्य है। तो मैंने जो बताने का प्रयास किया, चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार 3 ऐसे अपराध हैं जो सामान्य इन तीनों अपराधों में कभी भी रिष्टिकर्ता को, गृह अतिचारी को, चोर को जान से नहीं मारा जा सकता है। संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसे व्यक्तियों की जान नहीं ली जा सकती है, मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। यदि मृत्यु कारित की जाती है तो मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपराधिक मानववध का दोषी होगा और वह अपराध आपराधिक मानववध माना जाएगा। तो इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार सामान्यतः गृह अतिचारी को जान से मारने का अधिकार नहीं है। जान से मारने का अधिकार गृह अतिचारी को तभी है जब उसने गृह में अतिचार किया है, गृह स्वामी की अनुमति के बिना प्रवेश किया है और उस घर में प्रवेश के दौरान गृह अतिचारी गृह स्वामी के बार बार निवेदन करने पर भी घर से बाहर नहीं जाता। ऐसी स्थिति में गृह स्वामी को अधिकार दिया गया है कि गृह अतिचारी को उतना बल प्रयोग के वो अपने घर से बाहर कर दे जितना बल प्रयोग गृह अतिचारी को बाहर करने के लिए आवश्यक है। जान नहीं मार सकता, उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता, परंतु उसका अपवाद दिया गया है कि यदि गृह अतिचारी घर में प्रवेश कर वहीं पर बना हुआ है और घर में कब्जा करने का प्रयास करता है, गृह अतिचारी के द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु होने की, गृह स्वामी की मृत्यु होने की संभावना है या गृह स्वामी की घोर क्षति होने की आशंका है, तो ऐसी स्थिति में गृह अतिचारी की, हाउस ट्रेसपासर की मृत्यु कारित की जा सकेगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हाउस ट्रेसपासर को, गृह अतिचारी को जमीन से, भवन से, मकान से बाहर बेदखल करने के लिए कब मृत्यु कारित की जा सकेगी। गृह अतिचारी की घर से बाहर करने के लिए उसी परिस्थिति में मृत्यु कारित किया जाना जायज़ होगा जब गृह अतिचारी के द्वारा किए गए कार्य से हमें गृह स्वामी को मृत्यु की आशंका हो या घोर क्षति की आशंका हो। उन्हीं 2 परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति के विद्यमान होने पर गृह अतिचारी के विरुद्ध इतना बल प्रयोग किया जाए कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वह जायज़ माना जाएगा, क्षम्य माना जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 जो अपराध हैं, चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार, इन तीनों अपराधों के सामान्य परिस्थितियों में कानून इतना अधिकार प्रदान नहीं करती
कि चोर की मृत्यु कारित कर दी जाए, रिष्टिकर्ता की मृत्यु कारित कर दी जाए या गृहतिचारी की मृत्यु कारित कर दी जाए। जब तक कि यह आशंका न हो, इन तीनों अपराधों में इस बात की संभावना न हो कि चोर या रिष्टिकर्ता ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है या घोर क्षति की संभावना है। तो ये 4 कंडीशन हो गई। मैंने आपको बताया कि धारा 41 के अंतर्गत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक भी हो सकता है। अब देखते हैं लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। स्क्रीन पर देखें, मैंने इसको स्लाइड में लिखा है कि लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बनी रहती है जब तक लूट बनी रहे या लूट की संपत्ति वापस न प्राप्त की गई हो। दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि अपराधी पहुंच से बाहर न हो गया हो, अर्थात लुटेरा लूट के अपराध के विरुद्ध संपत्ति स्वामी का अधिकार तब तक बना रहेगा, लुटेरे का पीछा तब तक कर सकता है जब तक लुटेरे से वह अपनी संपत्ति को रिकवर न कर ले, प्राप्त न कर ले, वापस न कर ले, तब तक ये अधिकार बना रहता है लूट के अपराध में। और साफ साफ मैंने इसको लिखा है कि तब लूट के अपराध में विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बनी रहती है जब तक बनी रहे या लूट की संपत्ति वापस न प्राप्त हो जाए, संपत्ति को रिकवर वापस न लिया जाए, तब तक ये अधिकार बना रहता है। अब देखें, दूसरा है चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। चोरी के विरुद्ध अगर चोरी का अपराध किया जा रहा है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा, कब बनेगा और कब तक बना रहेगा, इसको इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, चोरी के समय ऐसी संभावना कि मृत्यु या घोर उपहत्या हो सकती है। दूसरा, चुराई हुई संपत्ति वापस न मिल जाए तब तक चोरी के विरुद्ध संपत्ति के बचाव का अधिकार बना रहता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है कि जब तक चुराई हुई संपत्ति स्वामी रिकवर न कर ले, वापस न प्राप्त कर ले, तब तक चोर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहता है। अब यह थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चुराई हुई संपत्ति का वापस न मिल जाए तब तक यह अधिकार बना रहता है। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद यह अधिकार समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर इसको समझने का प्रयास करें। ख के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है और ख के घर से ख की घड़ी, ख के कीमती आभूषण उठा ले जाता है। जब क चूंकि ख के घर में प्रवेश करके चोरी करता है, मूल्यवान वस्तुओं को चुरा लेता है, अब ख को यह अधिकार प्राप्त है कि चोर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का दावा कब तक कर सकेगा। तो कानून ये कहती है कि किसी भी गृह स्वामी को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि उसकी संपत्ति पर कोई अनावश्यक हस्तक्षेप हुआ है, कोई बाह्य हस्तक्षेप हुआ है, तो उस बाह्य हस्तक्षेप को दूर करने के लिए उतना बल प्रयोग कर सकता है जितना बल प्रयोग ऐसी स्थिति में आवश्यक हो। चूंकि दूसरा कि चोरी के अपराध में गृह स्वामी का या संपत्ति स्वामी का यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि चुराई हुई संपत्ति को स्वामी वास्तव में प्राप्त न कर लेता हो, उसे रिकवर न कर लेता हो। अर्थात उदाहरण के रूप में इसके ऐसा समझा जाए कि जहां पर ख के घर में चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है और ख की घड़ी और सोने की चेन और मूल्यवान वस्तुएं ख के घर में चोरी करके उठा ले जाता है। 1 महीने बाद किसी मेले में ख को दिखता है। ख का जिसकी संपत्ति गई है, ख को यह अधिकार है कि 1 महीने बाद भी, 2 महीने बाद भी अपनी संपत्ति यदि वह पहचान सकता है तो उस संपत्ति को प्राप्त करने का जो उसका अधिकार है तब तक बना रहेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे किसी समय और घंटे से नहीं है, बल्कि संपत्ति को विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि चुराई हुई संपत्ति को प्रत्युद्धार न कर लिया जाए, रिकवरी न कर लिया जाए। इसलिए चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के निर्माण प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार में न केवल गृह स्वामी बल्कि
गृह स्वामी का या संपत्ति स्वामी का यह अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि अपनी वह संपत्ति चोर से वापस प्राप्त न कर ले। इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि 1 माह बाद या 2 माह बाद संपत्ति स्वामी का अपनी ही संपत्ति को चोर से वापस लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यदि ये प्रावधान कर दिया गया होता तो आप ये कल्पना करें कि बड़े अपराधी चोरी भी करवाते, और अगर कानून में प्रावधान हुआ रहता कि 1 महीने बाद या चोरी के घटित होने के 2 महीने बाद किसी भी वस्तु पर, किसी चुराई हुई किसी भी वस्तु पर कोई भी व्यक्ति अपना दावा नहीं करेगा। यदि ये प्रावधान किया गया होता तो निश्चित रूप से बड़े अपराधी जो है वह चोरी करवाते, और उनको मालूम था 2 महीने तक, 6 महीने तक अपराधी को अपना अंदर रखते, पास में रखते, और 2 माह 6 माह के बाद उसको बाहर लाते। ये तो कानून में प्रावधान है कि 6 माह की अवधि के पश्चात संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है और कोई भी व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को 6 माह के पश्चात वापस लेने का हकदार नहीं है। तो यह ऐसा नहीं है। चोर, मैंने बताया कि चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण चोरी प्रारंभ होती है, तब तक बना रहता है जब तक चोरी हो रही होती है। और यह चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, चुराई हुई संपत्ति को बचाने का अधिकार, उसे वापस प्राप्त करने का अधिकार, यह तब तक बना रहता है जब तक कि संपत्ति को स्वामी प्रतिधड़ न कर लिया हो, वापस न प्राप्त कर लिया हो। तो ये मैंने आपको चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को बताने का प्रयास किया कि इसमें मासिक अंतराल या समय का अंतराल उस कार्य को चोरी के अपराध से बाहर नहीं कर देगा। और गृह स्वामी, जो संपत्ति स्वामी है, वह अपनी संपत्ति 1 माह, 2 माह, 6 माह बाद भी अगर वह पहचान सकता है तो उस चोर से बलपूर्वक वापस लेने का अधिकारी है। लेकिन पुनः मैंने जैसा कि बताया कि चुराई हुई संपत्ति को वापस लेने में कोई भी संपत्ति स्वामी चोर पर उतना बल प्रयोग नहीं करेगा कि जिससे कि चोर की मृत्यु हो जाए, जब तक न्यायालय में यह साबित न किया जाए कि चोर पे अगर वह बल प्रयोग नहीं किया गया होता तो चोर संपत्ति को लेकर भाग जाता या फरार हो जाता। तो चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध संपत्ति स्वामी का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद भी समाप्त नहीं होता, बना रहता है। तब तक बना रहता है जब तक कि उस संपत्ति को स्वामी, संपत्ति स्वामी वापस न प्राप्त कर ले। अब ये आपने देखा चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में मैंने आपको विस्तार से बताया। अब स्क्रीन पर आप देखें, अग्नि द्वारा रिष्टि या गृह अतिचार जब संदेह हो कि मृत्यु हो सकती है। सामान्य रिष्टि या अतिचार में मैंने इसको लिखा है, सामान्य रिष्टि या अतिचार में या रात्रि गृह भेदन में अभियुक्त की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। सामान्य रिष्टि जो सामान्य अतिचार है, उन अपराधों में अपराधकर्ता की यदि मृत्यु कारित की जाती है तो संपत्ति स्वामी या गृह स्वामी आपराधिक मानववध के अपराध का दोषी माना जाएगा। तो यह ध्यान रखना है इसमें। अब इसको देखें, महत्वपूर्ण केस इस पर है। स्क्रीन पर आप देखें, मैंने 2 केस लिखा है। एक तरफ लिखा है अमजद खान बना मध्य प्रदेश राज्य AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ मैंने उसके तथ्य को संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। अभियुक्त IPC की धारा 302 में अभियोजन किया गया था। अभियुक्त के ऊपर भीड़ में गोली चलाए जाने से एक व्यक्ति मारा गया था, इसीलिए अभियुक्त अमजद खान को भारतीय जनसंहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजन लाया गया। अब अमजद खान बनाम उत्तर मध्य प्रदेश राज्य के बाद में साक्ष्य है कि अमजद खान मध्य प्रदेश में कटनी एक जिला है, कटनी के पास आपस में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है, स्थानीय सिंधी और मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हिंसा भड़क उठती है और हिंसक भीड़ लोगों के दुकानों को, घरों को लूटने का प्रयत्न करती है। उसी में जब वह हिंसक भीड़ अमजद खान को लूटने का प्रयास करती है, अमजद खान के घर पर आने का प्रयास करती है, तो अमजद खान अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को भीड़ से घिरा हुआ देखकर कि भीड़ वाले अब अमजद खान उसके परिवार को मार डालेंगे, और जिस अमजद खान अपनी दुकान की शटर को गिराकर दुकान के भीतर था, उग्र भीड़ के द्वारा अमजद खान के दुकान को बाहर से भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था।
अमजद खान उग्र भीड़ के खतरे को भांपते हुए खतरे से घिरे होने के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि अमजद खान इस उग्र भीड़ में गोली नहीं चलाता तो उसे और उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया जाएगा। लिहाजा फलस्वरूप अमजद खान भीड़ पर गोली चला देता है, जिससे कि भीड़ में कुछ निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाते हैं। अब न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या अमजद खान के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में भीड़ पर गोली चलाया जाना क्या न्यायोचित है, न्यायसंगत है अथवा क्षम्य है। अब जैसा कि मैंने आपको साक्ष्य बताया, अमजद खान के विरुद्ध एक व्यक्ति की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था। चूंकि अमजद खान के द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से भीड़ पर उस समय गोली चलाई गई जब उग्र भीड़ के द्वारा अमजद खान की दुकान को शटर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, और कुछ ही क्षण सेकंड के बाद यदि अमजद खान आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाते तो उनकी दुकान को उग्र भीड़ के द्वारा आग के हवाले कर दिया जाता। ऐसी परिस्थिति में अमजद खान अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ पाता है और भीड़ पर गोली चलाता है, जिससे भीड़ में कुछ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। अमजद खान का जब विचार न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाता है, उसने विचार न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिन परिस्थितियों में उसने भीड़ पर गोली चलाई उन परिस्थितियों में उसके लिए आत्मरक्षा और परिवार की रक्षा करना, उसकी संपत्ति की रक्षा करना उसके लिए सर्वोपरि था। यदि वह भीड़ पर गोली नहीं चलाता तो उग्र भीड़ उसके दुकान से लूट लेती, और लूट के अपराध में या लूट के प्रयत्न में लुटेरे की मृत्यु कारित करना यह अपराध नहीं है। स्वयं इस बात को धारा 41 भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है। सेम यही बात भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत भी था कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए धारा 103 आईपीसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 103 के अंतर्गत यदि हमले का आशय लूट करना है तो लुटेरे की मृत्यु कारित किया जाना न्यायोचित होगा, न्यायसंगत होगा। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 में भी वही सेम बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के बचाव के अधिकार में वह हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है और ये क्षम्य होगा। किन किन अपराधों में संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का दावा किया जा सकता है वो मैंने आपको बताया। प्रयत्न हो गया, अटेम्प्ट, लूट, अग्नि द्वारा रिष्ट और गृहभेदन, रात्रि गृहभेदन। ऐसी परिस्थिति में इस भारतीय दंड संहिता के प्रावधान को, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय न्याय संहिता में भी ला करके धारा 41 में उन्हीं प्रावधानों को रखा गया है। तो अमजद खान के कार्य को जब इस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि अमजद खान के द्वारा भीड़ पर गोली का चलाया जाना यह उसकी संपत्ति के बचाव में बल प्रयोग करने के दौरान हमलावर की यदि लुटेरे की मृत्यु भी हो जाए तो यह कार्य क्षम्य है। अतः अमजद खान के द्वारा अपनी ही दुकान को बचाने में उग्र भीड़ से बचाने के लिए चलाई गई गोली न्यायोचित है, न्यायसंगत है और भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के अंतर्गत इनके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है। अब यह एक केस अमजद खान का है। उसके पश्चात देखते हैं दूसरा केस, नाथन बनाम मद्रास राज्य। ये भी संपत्ति के बचाव, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करना न्यायोचित है। अब इस केस के तथ्य को देखते हैं, आप स्क्रीन पर देखें। नाथन बनाम मद्रास राज्य AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। एक तरफ मैंने लिखा है अभियुक्त नाथन के द्वारा भूमि पट्टे पर की गई भूमि स्वामी के द्वारा फसल काटने पर अभियुक्त ने मृत्यु कारित कर दी। हमलावर भूस्वामी के पास कोई ऐसा खतरनाक शस्त्र नहीं थे जिससे अनुमान लगाया जा सके कि भूस्वामी हमलावर था या भूस्वामी के द्वारा किए गए कार्य से अभियुक्त नाथन को मृत्यु या घोर क्षति हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि अभियुक्त आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अब इस केस के तथ्य को विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। इस वाद में तथ्य इस प्रकार से था कि नाथन
स्वयं एक भूमि को पट्टे पर लिया था। भूमि स्वामी अपनी मृतक भूमि स्वामी के द्वारा अभियुक्त नाथन को अपनी भूमि पट्टे पर दी गई थी। पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात उस भूमि पर अभियुक्त का काबिज होना, भूस्वामी के द्वारा अपनी जमीन को वापस पाने के लिए भूस्वामी ने अपने नाथन को, पट्टेदार नाथन को उस भूमि से काबिज करने के लिए उसके नाथन की फसल को काटने का प्रयास किया। जब अभियुक्त के द्वारा विरोध किए जाने पर भी भूस्वामी मानने को तैयार नहीं था। ऐसा देखते हुए नाथन अभियुक्त ने भूस्वामी के ऊपर प्रहार कर देता है और भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है। न्यायालय के समक्ष जब नाथन को प्रस्तुत किया जाता है, नाथन ने यह बचाव प्रस्तुत किया कि चूंकि यद्यपि वह उस भूमि का मालिक नहीं है लेकिन कब्जाधारी है और फसल उसने लगाया था, फसल काटने का वह हकदार था और भूस्वामी के द्वारा अपनी ही भूमि पर लगी हुई फसलों को, अभियुक्त के फसलों को काटने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे अभियुक्त अपनी फसलों को नष्ट होने के बचाने का प्रयास कर रहा था। बार बार निवेदन करने पर भी अभियुक्त भूस्वामी मृतक मानने को तैयार नहीं था, अतः इसलिए नाथन ने उसके ऊपर हमला किया। न्यायालय का मानना था कि जो परिवादी कंप्लेनेंट पार्टी थी, मृतक का जो मृतक की ओर से जो लोग आए थे, मृतक के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिसके आधार पर अभियुक्त यह विश्वास करे कि उसे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका थी और इस आधार पर नाथन के द्वारा बल का जो प्रयोग किया गया वह विधि द्वारा प्राधिकृत बल से अधिक था। अतः अभियुक्त नाथन को आपराधिक मानववध का दोषी माना गया और प्राइवेट प्रतिरक्षा के लाभ से वंचित कर दिया गया। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार वहीं उपलब्ध होगा जहां पर मैंने आपको बताया कि वह बल समानुपाती है। जब हमलावर के द्वारा बल प्रयोग और संपत्ति के बचावकर्ता के द्वारा बल प्रयोग में जहां पे भी कोई असमानता होगी वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं होगा और यदि उसमें मृत्यु हो जाती है किसी की, तो ऐसी स्थिति में मारने वाला जो व्यक्ति होगा वह आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। अतः इस बात को ध्यान में रखना है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वह शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जाए या संपत्ति के बचाव में, संपत्ति के संरक्षण में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाए, यदि बल अधिक प्रयोग किया गया है और मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से संपत्ति और शरीर के बचाव का अधिकार यदि नहीं मिलता है तो उसका केवल एक मतलब होगा कि उस मृत्यु को आपराधिक मानववध माना जाएगा और आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है। दूसरा, इस पर अन्य महत्वपूर्ण बात जो संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है वो उसे देखें। मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट। इसको मैंने दो भागों में, एक तरफ तथ्य लिखा है, फैक्ट लिखा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखा हुआ है। एक तरफ मैंने लिखा है कि अभियुक्त के द्वारा भूमि पर काबिज परंतु स्थानीय प्रशासन के द्वारा नीलामी या जमीन परिवादी के द्वारा खरीदा जाना परंतु विधिक प्रक्रिया के बिना बेदखल किए जाने पर अभियुक्त ने क्रेता पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यद्यपि अभियुक्त अतिचारी है परंतु उसे भी अपनी संपत्ति रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब इस केस में अभियुक्त के द्वारा भूमि पर काबिज, अभियुक्त की भूमि को, इस बात में तथ्य इस प्रकार से था कि अभियुक्त को मुंशी राम की भूमि को दिल्ली प्रशासन के द्वारा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा मुंशी राम की भूमि को नीलाम कर दिया गया और उसकी नीलाम की गई भूमि नीलामकर्ता ने ले लिया, परंतु विधिक प्रक्रियाओं के बिना उसे नोटिस दिए और बिना विधिक प्रक्रियाओं का पालन किए हुए उसकी भूमि पर काबिज होना, अभियुक्त के द्वारा भूमि पर काबिज होना परंतु स्थानीय प्रशासन के द्वारा नीलामी कर दी गई थी।
और इस वाद में अभियुक्त ने विक्रेता के ऊपर उस जमीन को खरीदने वाले क्रेता के ऊपर हमला कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यद्यपि अभियुक्त अतिचारी है, ट्रेसपासर है, परंतु ट्रेसपासर को भी अपनी संपत्ति रक्षा करने का अधिकार है। गृह अतिचारी को भी, मतलब जो संपत्ति पर काबिज कब्जाधारी है, उसको भी अपनी संपत्ति को बचाए रखने का अधिकार है। तो यह कुछ केस हैं जिसमें कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के दौरान कब मृत्यु कारित की जा सकती है और यह अधिकार कब बना रहेगा, इसको कब तक बना रहेगा, ये भी कब प्रारंभ होगा, ये भी मैंने आपको बताया। प्रायः चोरी के अपराध के मामलों में, लूट के अपराध के मामलों में प्राय संपत्ति के बचाव का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब लूट की आशंका विद्यमान हो, लूट हो रही होती है या लूट समाप्त हो जाए। तीनों स्थितियों में लूट, मतलब लूट वर्तमान में लूट हो रही हो, चोरी हो रही हो या चोरी हो चुकी हो और चोर चोरी की संपत्ति को लेकर के जा रहा है, तो इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि संपत्ति स्वामी अपनी ही चुराई हुई संपत्ति को अपने समक्ष यह देखे कि चुराई हुई संपत्ति को चोर यदि लेकर जा रहा है तो संपत्ति स्वामी को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति को उस चोर से रिकवर कर ले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है। एक दिन, एक महीने, एक वर्ष के बाद भी, अगर एक वर्ष के बाद भी चोर अगर किसी मार्केट में, बाजार में या मेले में दिखाई देता है और संपत्ति स्वामी अपनी संपत्ति को पहचान सकता है कि उसकी चुराई हुई बाइक को चोर एक वर्ष के पश्चात लेकर के टहल रहा है, घूम रहा है, तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामी, बाइक जो स्वामी है या कार मालिक है, वह अपने ही चुराई हुई वाहन को एक वर्ष बाद, 6 माह बाद, एक वर्ष के पश्चात चोर से बलपूर्वक अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लूट और चोरी के अपराध में संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार उस क्षण प्रारंभ होता है जब ये अपराध हो रहे होते हैं और ये तब तक बना रहता है जब तक कि संपत्ति को वापस प्राप्त न कर लिया जाए। जैसा कि मैंने बताया, सामान्य चोरी, सामान्य रिष्टि, सामान्य गृह अतिचार के दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में चोर की, अतिचारी की मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। अब संपत्ति की सुरक्षा में मृत्यु से भिन्न हानि कब की जा सकेगी? ये तो मैंने धारा 41 में बताया कि जो धारा 41-41 में जो चीज़ें दी गई हैं कि उन अपराधों में हमलावर की मृत्यु कारित किया जाना जायज़ है कि संपत्ति के बचाव में, संपत्ति की प्रतिरक्षा में, संपत्ति के संरक्षण में लुटेरे की, चोर की मृत्यु कारित की जा सकती है जब चोर के द्वारा मृत्यु या घोर उपहत की आशंका हो। परंतु वे कौन सी परिस्थिति होगी जब किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बचाने के लिए मृत्यु से भिन्न कोई क्षति कर सकता है, अपहानि कारित कर सकता है। इसको भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है कि जहाँ पर किसी भी संपत्ति स्वामी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी संपत्ति की चोरी हो सकती है और उस चोरी में चोरी के दौरान मृत्यु या घोर उपहत्य की आशंका नहीं है, तो संपत्ति स्वामी अपनी उस चोर से अपनी संपत्ति को बचाने के लिए साधारण क्षति, उपहति कर सकता है या घोर क्षति भी कर सकता है। अर्थात मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि जायज़ है। संपत्ति के बचाव में मृत्यु तभी कारित की जा सकती है जब वह अपराध धारा 41 के परिधि में आता हो। धारा 41 के परिधि के बाहर जितने भी अपराध होंगे, उन संपत्ति के विरुद्ध उन अपराधों में हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति जायज़ ठहराई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि
केवल अतिचार, यदि केवल रिष्टि किया जा रहा है, जैसे जैसे उदाहरण के रूप में समझें कि आइसक्रीम का वेंडर है, अगर उसके आइसक्रीम के वेंडर में अगर कोई पानी डाल रहा है उसके बॉक्स में, तो उस आइसक्रीम का जो वेंडर है उसको अधिकार प्राप्त है कि अपने अपने संपत्ति को बचाने के लिए वह मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति यदि कारित कर दे तो वह उसका कार्य क्षम्य माना जाएगा। यदि उसमें उसके द्वारा, उस आइसक्रीम वेंडर के द्वारा यदि इतना बल प्रयोग किया जाए कि उस अपराधी का शरीर का कोई अंग भंग हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो यह क्षति जो है, यह क्षति क्षम्य होगी, बशर्ते मृत्यु न किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराध में मृत्यु करना जायज़ नहीं ठहराया गया है, वैध नहीं ठहराया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इन अपराधों से भिन्न अपराध में संपत्ति के विरुद्ध और बहुत सारे अपराध हैं। उन अपराधों में मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति संपत्ति स्वामी कर सकता है और वो क्षम्य होगा, वो बचाव इसी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उपलब्ध किया गया है, प्रदान कराया गया है। तो मैंने इसको विस्तार से आपको संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए भी जो सामान्य सिद्धांत हैं मैंने बताने का प्रयास किया कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कहाँ से प्रारंभ होता है, धारा 34 बताया, धारा 35 बताया, बेनियस जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता 2023 की। फिर उसमें मैंने आपको धारा 37 के जो 3 कंडीशन दी गई, शर्तें दी गई, मैंने उसको आपको विस्तार से बताया। फिर मैंने आपको धारा 41 के अंतर्गत उन परिस्थितियों को बताया कि जब संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकेगी। मैंने संपत्ति के प्रतिरक्षा में संपत्ति के बचाव के अधिकार में मृत्यु से भिन्न क्षति कब क्षम्य होगी, जायज़ होगी, ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण केस इसमें जो है उसको मैंने बताने का प्रयास किया कि जब कभी लूट से संपत्ति को बचाने के लिए यदि लुटेरे की मृत्यु कारित कर दी जाए तो अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश के राज्य में अमजद खान को उच्चतम न्यायालय के द्वारा बचाव देते हुए उसके द्वारा की गई मृत्यु कारित की गई मृत्यु को अपराध न मानते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया गया। तो ये ऐसे कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं। नाथन बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है जो कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में पूरी जानकारी, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने का प्रयास आपको किया। सारे इसमें जितनी भी धाराएं हैं, धारा 34 से लेकर 34 से लेकर के 44 तक में, और विशेष करके जो संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए दी गई हैं उसको भी मैंने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से इस विश्वास और उम्मीद के साथ कि बताई गई सारी बातें आपको अक्षरशः समझ में आई होंगी। निश्चित रूप से यदि ये सारी सूचनाएं यदि आप रखते हैं तो न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि लिखित परीक्षा किसी भी रूप में आप सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस व्याख्यान को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I'm not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I'm also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging
than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.